पापा, आप समझते क्यों नहीं? कब तक इस सड़े हुए घर में रहेंगे हम लोग? मैं अब और नहीं रह सकता यहाँ। मेरे सब दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। मुझे मेरे दोस्तों को यहाँ बुलाने में भी शर्म महसूस होती है। और ऐसा भी क्या मांग लिया है मैंने आपसे? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि इस घर को छोड़ देते हैं अब और कहीं अच्छी जगह घर लेते हैं। माधव गुस्से में अपने पिता किशोर जी से बोला। किशोर जी बोले, बेटा, तेरी एजुकेशन के लिए भी लोन लिया हुआ है मैंने, ये बात तो तू जानता ही है। फिर तेरी बहन सुरभि की भी मंगनी हो चुकी है। 6 महीने बाद उसकी भी शादी करनी है। तुम्हारे दादा दादी भी बीमार रहते हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्च रहता है। एक साथ इतना सारा खर्च मैं कैसे उठा रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। और उस पर भी तुम नए घर जाने की बात कर रहे हो। मेरे लिए अभी ये सब संभव नहीं। माधव पैर पटक कर बोला, पापा, आपसे थोड़े दिन पहले ही मैंने नई बाइक मांगी थी। आपसे तो वो भी नहीं खरीदी गई। नया घर तो दूर की बात है, आप तो नई बाइक तक नहीं दिला पाए। कब तक आप इस छोटी सी राशन की दुकान पर बैठेंगे? आपको कुछ बड़ा सोचना चाहिए। ये बोलकर गुस्से में माधव घर से बाहर चला गया। माँ सरला जी भी बेटे के ऐसे रवैये से दुखी थी। वे अक्सर माधव को समझाने का प्रयास करती, मगर माधव हमेशा अपनी मनमानी करता। माधव के ऐसे शब्द सुनकर किशोर जी अतीत के गलियारे में खो गए। घर की सबसे बड़ी संतान किशोर जी अपने माता पिता की आंखों का तारा थे। होते भी क्यों नहीं, कम उम्र में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर जो उठा ली थी उन्होंने। उनके पिता रामलाल जी 4 बच्चों को बड़ा करते करते कर्जे में डूब चुके थे। बस फिर क्या था, किशोर जी ने पढ़ाई छोड़ पिता की छोटी सी राशन की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। दुकान छोटी सी थी, इसलिए उन्होंने वहां एक छोटा फ्रीजर लाकर रख दिया। राशन की दुकान में अब उन्होंने खाने के सामान के अलावा दूध, दही, आइसक्रीम इत्यादि सामान भी रखना शुरू कर दिया था, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी हुई। किशोर जी ने दुकान में से बैठने का स्टूल तक हटा दिया ताकि उन्हें दुकान में बैठकर कभी आलस ना आए। वो दिन भर खड़े रहकर ग्राहकों को सामान देते। राशन, दूध, दही की दुकान होने की वजह से उन्हें पल भर आराम ना मिलता। कोई ना कोई ग्राहक दुकान पर रहता ही, जिससे व्यापार तो अच्छा हो जाता, मगर दिन भर की मेहनत रात को माथे की लकीर बनकर उभर आती और किशोर जी थक हार कर सो जाते। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे पिताजी का सारा कर्ज उतार पाए थे, मगर कर्ज उतरते ही 2 छोटी बहनों की शादी की जिम्मेदारी सिर पर आ गई और उनसे पीछे का छोटा भाई मनोज भी अभी पढ़ाई कर रहा था। छोटा भाई मनोज पढ़ाई छोड़ बड़े भाई का व्यापार में साथ देना चाहता था, मगर किशोर जी ने उसे पढ़ाई नहीं छोड़ने दी। वे चाहते थे कि मनोज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उनका अधूरा सपना मनोज पूरा करे। किशोर जी पढ़ने में होशियार थे, मगर उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। वे नहीं चाहते थे कि मनोज भी उन हालातों से गुजरे जिनसे वे गुजरे थे। किशोर जी हर बार व्यापार बढ़ाने के नए नए तरीके खोजते। दुकान के बाहर थोड़ी सी जगह थी जहां वे आलू कांदा बेचा करते थे। वहीं उन्होंने मार्केट से लाकर हरी सब्जियां भी रखनी शुरू कर दी, जिससे जो भी महिला किराने और डेयरी का सामान खरीदने आती वो वहीं से सब्जी भी खरीद लेती। घर में सबसे बड़े होने के कारण रामलाल जी ने पहले किशोर जी पर शादी का दबाव डाला और सरला जी उनके घर की बहू बनकर आ गई। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपी सरला जी ने किशोर जी का घर तो संभाला ही, साथ साथ दुकान पर भी आकर किशोर जी की मदद करती। सरला जी के साथ से व्यापार और बढ़ गया और किशोर जी ने अपने पीछे के 3 भाई बहनों को पढ़ा लिखा कर उनकी शादी कर दी। किशोर जी की दोनों बहनें अपने अपने घर चली गई, मगर छोटे भाई मनोज की नौकरी दूसरे शहर लग गई, जिस वजह से वो पत्नी सीमा को लेकर दूसरे शहर चला गया। किशोर जी का अपना परिवार भी अब बढ़ गया था। बेटी सुरभि और बेटे माधव का जन्म हो गया। परिवार की जिम्मेदारियां फिर बढ़ गई। माता पिता भी बूढ़े हो रहे थे। उनकी दवाइयों का खर्च और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करने में किशोर जी ने फिर से दिन रात एक कर दिए। किशोर जी को जैसे आजीवन आराम मिला ही नहीं। एक के बाद एक जिम्मेदारियां हमेशा उन्हें घेरे रहीं और अब इतने वर्षों बाद जवानी की दहलीज पर खड़ा उनका बेटा माधव बस अपने बारे में सोच रहा था। लीजिए, चाय पी लीजिए। सरला जी की आवाज से किशोर जी की तंद्रा टूटी। माधव घर में अपने माँ पापा से ज्यादा बात तक नहीं करता था। वो बस हमेशा बड़े ख्वाब देखता, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जो उसके पापा उसे कभी नहीं दिला पाए। माधव का कॉलेज पूरा हो गया और उसकी भी नौकरी लग गई।
वहीं साथ में नौकरी करने वाली प्रिया से उसे प्यार हुआ और माधव ने प्रिया से शादी कर ली। माधव के दादा दादी भी अब परलोक सिधार चुके थे। बहन सुरभि भी शादी कर अपने घर जा चुकी थी। घर में सिर्फ 4 लोग रहते थे, मगर माधव अपने इस घर से ना पहले खुश था और ना अब खुश है। माधव और प्रिया ने मिलकर टावर में एक फ्लैट खरीद लिया। माधव की इतने वर्षों की तमन्ना अब पूरी हो चुकी थी। माधव और प्रिया दोनों कमाते थे। थोड़ा बहुत लोन ले लिया और वे दोनों नए घर में रहने आ गए। माधव बोला, पापा, आप और माँ भी चाहें तो हमारे साथ नए घर में रहने चल सकते हैं। मगर किशोर जी बोले, बेटा, मैं मेरी इस राशन की दुकान के सहारे अपना और सरला का पेट भर लूंगा, और इस घर से वैसे भी मेरी बहुत सी यादें जुड़ी है। इस घर में मेरे बचपने से लेकर तुम्हारे बचपन तक की सारी यादें हैं। तुम दोनों नए घर जाओ, मैं और सरला यहाँ खुश हैं। माधव और प्रिया भी शायद यही चाहते थे, इसलिए तो माधव ने अपने पापा से आप चाहें तो इस तरह से संवाद शुरू किया था, वरना वो उन्हें साथ ले जाना चाहता तो ये भी कह सकता था, पापा, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। माँ सरला जी भी बेटे बहू का व्यवहार जानती थी, इसलिए पति की बात का ही समर्थन करती थी। माधव और प्रिया अपना सारा सामान ले घर छोड़कर चले गए। पीछे छोड़ गए अपने माता पिता का बुढ़ापा। किशोर जी रोज की तरह दुकान पर जाते, पर अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं थी। जैसे तैसे ग्राहकों को संभालते। सरला जी आज भी दुकान पर आकर उनकी मदद करने लगती थी, मगर दोनों के चेहरे पर हमेशा एक उदासी छाई रहती। चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चली थी। शायद बेटे बहू का हमेशा के लिए दूर चले जाना वो लोग सह नहीं पाए थे। सरला जी जब भी माधव और प्रिया को फोन करती, दोनों व्यस्त होने का दिखावा करते। बेटे बहू को डर था कि कहीं उन दोनों से माँ पिताजी कोई मदद ना मांग ले। वे दोनों माँ की ममता कहाँ समझते थे। अरे माँ पिताजी फोन करते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं, सब कुशल मंगल तो है ना, मगर ये बात समझना अभी इन दोनों के बस की बात नहीं थी। किशोर जी सरला जी से हर रोज ही पूछते, आज बात हुई बेटे बहू से, कैसे हैं दोनों? सरला जी का उत्तर हमेशा यही रहता, दोनों ठीक हैं, मगर व्यस्त बहुत थे तो बात नहीं कर पाए। किशोर जी कहते, ना समझो तुम सरला, अरे जिसको बात करनी होती है वो कैसे भी वक्त निकालकर बात करता है। क्या ऑफिस से आने के बाद रात को बात नहीं कर सकते? या तुम ही सोचो, क्या शनिवार रविवार छुट्टी के दिन बात नहीं कर सकते? इन लोगों को बात ही नहीं करनी है, मिलने आना तो दूर की बात है। सरला जी की तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगी। गम इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। कुछ वही हुआ सरला जी के साथ। सरला जी बेटे बहू से मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी। इस बार किशोर जी ने खुद माधव को फोन किया और बोले, माधव, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, वो तुम दोनों से मिलना चाहती है। माधव ने फोन रखकर प्रिया से कहा, तो प्रिया बोली, तुम्हारे पापा को पैसों की जरूरत होगी माधव, मगर मैं कहे देती हूँ, इस बार तुम अपने पापा से उस पुराने घर की बात भी कर लेना। तुम्हारे पापा अगर वो पुराना घर बेचने के लिए राजी हो जाएं, तो हमारे इस घर का लोन जल्दी चुकता हो जाएगा। वैसे भी बचा ही क्या है उस घर में, और तुम्हारे माता पिता को हम यहाँ रख लेंगे। वैसे भी तो हमें अब उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और दोनों के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। माधव बोला, हाँ प्रिया, बात तो तुम सही कह रही हो, पापा बस उस घर को बेचने के लिए हाँ कह दे। माधव और प्रिया माँ से मिलने गए और बहुत प्यार से बात करने लगे। सरला जी दोनों को देखकर खुश हो गई। किशोर जी भी खुश थे कि कम से कम माँ से मिलने आए तो दोनों, मगर वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। माधव किशोर जी से बोला, पापा, अब आप दोनों हमारे साथ चलिए और इस घर को बेच देते हैं, ताकि यहां से जो पैसा आए उससे मैं उस घर का लोन चुकता कर पाऊं। आज बेटा बहू उन्हें अपने साथ ले जाना तो चाहते थे, मगर उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये किशोर जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उतने में प्रिया बोली, पापा जी, मैं तो कहती हूँ घर क्या दुकान भी बेच दीजिए और हमारे साथ चलिए। आप लोगों को पैसों की जरूरत हो तो माधव से ले लीजिएगा। उतने में माधव भी माँ सरला जी से बोला, माँ, अब हमें आप लोगों की जरूरत भी है। प्रिया माँ बनने वाली है, इसलिए उसका ध्यान रखने को भी कोई चाहिए। किशोर जी और सरला जी बेटे बहू की सारी मंशा भांप चुके थे, और आज ये मीठी मीठी बातों का घोल क्यों पिलाया जा रहा है, ये भी उनकी समझ में आ चुका था।
अब तक मुंह में अंधी सरला जी को बेटे बहू का ये स्वार्थी रूप आज साफ नजर आ रहा था। अचानक उनमें एक शक्ति आ गई और वो पलंग पर से उठ खड़ी हुई और बोली, अब बस करो बेटा, हम तुम्हारा और बहू का और स्वार्थी रूप नहीं देख पाएंगे और हम ये घर कभी नहीं बेचेंगे। तुमने वहां टावर में इतना महंगा घर लिया है तो उसकी किश्त भी तुम्हें ही भरनी होगी, और आज भी सिर्फ तुम हमें इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि तुम्हें इस घर को बेचने में आसानी हो और मैं तुम्हारी पत्नी का ध्यान रख पाऊं। तुम लोग वापस अपने घर चले जाओ और वापस यहाँ कभी मत आना। हमें तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मेरे पति और मैं भूखे नहीं मरेंगे। जिस राशन की दुकान पर हमने पहले इतनी मेहनत की है अभी भी कर लेंगे, मगर कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमने इस राशन की दुकान से अपनी सब जिम्मेदारियां पूरी की है, तो ये दुकान अब हम दोनों बूढ़ों का भी भार संभाल लेगी। माधव और प्रिया शर्मिंदा होकर चले गए। सरला जी किशोर जी से बोली, बेटे के मुंह में मैंने अपना ध्यान नहीं रखा और बीमार पड़ गई, मगर अब मैं आपका और मेरा खूब ध्यान रखूंगी ताकि फिर से आपके स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचा पाए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर सामने एक चुनौती थी, अपनी दुकान, अपना घर और खुद को संभालना। दोस्तों, जो माँ बाप अपने परिवार के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, क्या उनके बच्चों का फर्ज नहीं कि वे लोग अपने माँ बाप का बुढ़ापा संवारे? क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आना है। बच्चा पैदा होने पर माँ बाप कितने खुश होते हैं, उसे बहुत लाड़ लड़ाते हैं, मगर फिर वही बच्चा आपके बुढ़ापे में सिर्फ आपसे स्वार्थ निकालना चाहे तो क्या आप ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे? ऐसे बच्चों से तो बे औलाद रहना अच्छा है।